तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की सबसे पहली खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री हाईवे 24 घंटे के बाद भी नहीं खुल पाया है। यहां झाला का रहने वाला एक 17 साल का बीमार किशोर करीब 8 घंटे तक श्रीनगर में फंसा रहा और एक 17 वर्षीय बीमार किशोर करीब 8 घंटे श्रीनगर में फंसे रहने के बाद जब दर्द बढ़ता चला गया तो परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क किया। एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भटवाड़ी ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच से रस्सी बांधकर बीमार बच्चे को स्ट्रेचर के जरिए 108 यानी एम्बुलेंस तक पहुंचाया और इसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। आप हालात देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है जो कई घंटे बंद, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त, लेकिन ये बंद। ऐसे में जब एक मरीज फंस गया, हर तरफ बीमारी का आलम है और मरीज मिल रहे हैं। पहाड़ों में भी इसी कड़ी में एक बच्चा बीमार था और वो 8 घंटे तक फंसा रहा, इस उम्मीद में कि मार्ग अब खुलेगा तब खुलेगा। मार्ग खुलता ना दिखा, बच्चे की सेहत बिगड़ती चली गई। ऐसे में एसडीएम से संपर्क किया गया, एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क किया गया तो वो पहुंचे, उन्होंने मदद करवाई और इन्हीं गिरते बोल्डरों के बीच में उस बच्चे को लाया गया। इन्हें बड़ा रिस्क यहाँ पर एसडीआरएफ के जवानों ने उठाया, बड़ा रिस्क बच्चे की जिंदगी पर भी था, रेस्क्यू कर रही टीम पर भी था, लेकिन उसको फिर दूसरी तरफ लाया गया और वहाँ स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक ले जाया गया ताकि अस्पताल तक पहुँचाया जाए। लेकिन 24 घंटे के बाद भी गंगोत्री हाईवे खुल नहीं पाया है। अब देखिए कि किस तरह मलबा गिर रहा है, पूरी सड़क दब चुकी है मलबे में और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त होने के बाद भी मार्ग खुल नहीं पाया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना आसान तो कार्य है नहीं। ऐसे में जब एक बच्चा वहाँ फंस गया था जो बीमार था और उसको तत्काल अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी, इससे एक और बात ये तय होती है, इससे आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर उपचार मिल नहीं पाता और शायद उसके घर के आसपास, गांव के आसपास अस्पताल होंगे तो डॉक्टर नहीं होंगे। इस तरह की बुरी स्थितियाँ हैं। स्वास्थ्य महकमे की स्थितियाँ क्या है, एक अंदाज़ा आप इसे लगा सकते हैं कि जान बचाने के लिए जान जोखिम में डाली गई, जान जोखिम में डाली गई थी। कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और इस बच्चे को फिर इन्हीं गिरते हुए पत्थरों से लाया गया, बचा कर लाया गया, एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। तो जान बचाने के लिए पहाड़ों में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ये हालात कब बदलेंगे, कौन सी सरकार हालत बदलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता और कितने सालों के बाद ये हालत बदलेंगे कहा नहीं जा सकता। कि अस्पतालों की स्थितियाँ बहुत ख़राब है, कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको उपचार तक मिल पाना मुश्किल होता है। कई हिस्सों में तो यह आलम है कि प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल पाता, उसके लिए कई किलोमीटर या तो पैदल जाना पड़ता है या वाहन कर जाना पड़ता है। तो यह हालत है, यह आलम है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें गंगोत्री हाईवे की हैं। 24 घंटे के बाद भी आप मार्ग पर देखिए कि क्या स्थिति है। लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, मार्ग खुल नहीं पाया है और इस बीच में एक बच्चा बीमार हो गया था, वो 8 घंटे फंसा रहा, 8 घंटे फंसा रहा चूंकि दर्द हो रहा था उस किशोर को। उसका दर्द जब बढ़ता चला गया, 17 वर्षीय किशोर था, जब दर्द बढ़ता चला गया तो फिर ऐसे में कोई राह कहीं से दिखाई नहीं दी तो एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क किया गया। शुक्र है कि एसडीएम ने फोन उठाया और एसडीएम ने फिर तत्काल मदद मुहैया करवाई। एसडीएम के निर्देश पर ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और बड़े बड़े बोल्डरों के बीच में रस्सी बांधी गई। उसके बाद इस बीमार बच्चे को स्ट्रेचर के जरिए पहुंचाया गया एम्बुलेंस तक। आज उत्तरकाशी के ही दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण करना है सीएम को। कई और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा है उत्तरकाशी का और एक तस्वीर इससे पहले हमने उत्तरकाशी की आपको दिखाई थी, गंगोत्री हाईवे की दिखाई थी कि वहाँ आलम क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी उत्तरकाशी में सीएम का। तो सीएम तो शायद हेलीकॉप्टर से जाएंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है मुख्यमंत्री को। यहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर है उसका निरीक्षण उनको करना है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसका लोकार्पण करना है, कई और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना है। रात्रि विश्राम भी उत्तरकाशी में ही करेंगे। लेकिन एक 17 वर्षीय किशोर जब बीमार होता है तो उसे उपचार मिल नहीं पाता है और उसे फिर मैदानों का रुख करना पड़ता है। ये स्थितियां पहाड़ों में अस्पतालों की है, लेकिन मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये स्थितियां भी देखें कि कोई बीमार गंभीर रूप से बीमार हो, क्या उसका उपचार हो पाता है पहाड़ों में या नहीं।
और विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उत्तरकाशी का दौरा, कितने बजे मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे, क्या क्या कार्यक्रम है उनके, सिलसिलेवार आप बताएं। जी जी राजीव, देखिए वैसे तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोविड के हालातों को लेकर जनपदों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का उत्तरकाशी का दौरा है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और उसके साथ साथ में GMVN यानी बड़को गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड बड़कोट में जो कोविड केयर सेंटर है उसका वो निरीक्षण करेंगे और उसके साथ साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी आज निरीक्षण और लोकार्पण वो करने वाले हैं। इसके अलावा तमाम कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के जनपदीय स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जिस तरह से लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक कोविड अपना कहर बरपा रहा है तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री जनपद स्तर के अधिकारियों से हालातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत के मातृ शोक के कार्यक्रम में भी वो आज शिरकत करेंगे उनके आवास पर जाकर। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं जो आज उत्तरकाशी में है, चाहे विकास की योजना हो, लोकार्पण हो या फिर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण हो। इसके अलावा पूरा दिन आज मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में रहने वाले हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण हो या फिर कोविड केयर सेंटर हो और शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री जनपदीय स्तर के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे और विकास की योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे, कोविड के मामलों को लेकर बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज उत्तरकाशी का मुख्यमंत्री का दौरा है। लिहाजा इससे ठीक पहले गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मुख्यमंत्री अलग अलग जनपदों का दौरा कर चुके हैं। तमाम अलग अलग जनपदों में जाकर वो हालात, कोविड के हालातों के बारे में अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं, कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण कर चुके हैं। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का आज महत्वपूर्ण दौरा उत्तरकाशी का, जिसमें कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण हो या फिर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण हो, विकास की जो जितनी भी राज्य की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनका विकास लोकार्पण और निरीक्षण। आप विनोद हमारे साथ बने रहे, लेकिन निरीक्षण इस बात का भी होना चाहिए। अच्छी बात है कि कोविड कमांड सेंटर का जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया उसका निरीक्षण वहां पर मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों से उस कोविड केयर सेंटर की दूरी कितनी है, निरीक्षण इस बात का भी होना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 घंटे तो लोगों को कहीं सेंटर तक पहुंचने में नहीं लग रहे हैं। खबर देहरादून से, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से कुछ राहत है। नए मरीजों की बात करें तो नए मरीजों की तुलना में 3 गुना संक्रमित मरीज स्वस्थ में, यानी कि डिस्चार्ज होने वालों, स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत हुई है। 1942 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7028 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि आप अगर इन आंकड़ों का उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा ज्यादा अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश में जहां टेस्टिंग उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है, वहां 2400 के करीब केसेस आए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें जहां टेस्टिंग भी उतनी नहीं है, कम टेस्टिंग है, और कम टेस्टिंग में इतने केसेस आना, 1900 के करीब केसेस आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लगातार बने हुए। विनोद, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पहले केसेस आ रहे थे उसकी तुलना में कम है, लेकिन अगर हम उसी वक्त में तुलना करें दूसरे राज्य से, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश से जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा, इतनी करोड़ों की आबादी है, उत्तराखंड कहीं नहीं ठहरता। टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी उतने ही केसेस करीब जितने उत्तर प्रदेश में आ रहे 2400, उत्तराखंड में 1900, तो इसको उस लिहाज से तो कम नहीं माना जाएगा। जी राजीव, देखिए पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में कोविड के मामले को लेकर और जो कोविड से मौत हो रही थी उसमें जरूर राहत आई है और मामलों में भी, आंकड़ों में भी गिरावट जरूर आई है। जहां एक तरफ करीब राज्य में 200 लोगों की मौत कोविड के कारण हो रही थी और करीब 9000 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आ रहे थे, तो अब वो घटकर करीब 2000 की संख्या में रह गए हैं। यानी अब पिछले 24 घंटे में 1942 कोविड के मामले आए हैं, 52 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े भी बड़े चिंताजनक है, क्योंकि छोटे से प्रदेश में इतने बड़े आंकड़े से घटकर इतने आंकड़ों पर पहुंचना भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। राज्य सरकार अब के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है, आखिरकार बढ़ते इस कोविड संक्रमण को कैसा रोका जाए। और जो मौत के आंकड़े अभी भी लगातार बने हुए हैं, यानी 50 से 100 के बीच में मौत के आंकड़े अभी भी लगातार प्रतिदिन आ रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगा पाए, नियंत्रण कर पाए। और उससे ठीक विपरीत अगर बात करें राजीव, तो एक ब्लैक फंगस की एक सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने बढ़ती जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार के सामने अब इस बात की चुनौती है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति तो जरूर सामान्य अब उत्तराखंड में होती जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस
फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 जनपदों को ब्लैक फंगस डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है और ऐसे में जितने भी 12 बड़े हॉस्पिटल है राज्य के, उनमें तमाम व्यवस्था व्यापक तैयारी रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि ब्लैक फंगस के कारण अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, कुछ दिक्कतें होती है, तो ठीक उससे पहले तैयारी की जाए। कोरोना की संख्या में लगातार गिरावट तो हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तमाम जितने भी ब्लैक फंगस हो या फिर कोविड से मरने वाले के जो आंकड़े हैं, उन पर ज़रूर अंकुश लगेगा। लिहाजा अभी तीसरी लहर का भी एक इंतज़ार यहाँ राज्य सरकार की ओर से ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अगर तीसरी लहर उत्तराखंड में आती है तो ठीक उससे पहले स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी व्यापक तैयारी कर ले। यानी हमने ये भी देखा है कि पिछला लॉकडाउन राजीव रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर तमाम लोगों में, यानी राज्य में राज्य सरकार की ओर से ढिलाई दे दी गई। और अब यही कारण है कि जब दूसरी लहर उत्तराखंड में आई तो एक बड़ा प्रचंड कहर यहाँ पर कोरोना का देखने को मिला, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता नहीं हो और या फिर दवाइयों की कालाबाजारी हो। पीक पर था तो स्थितियां कितनी बेकाबू वहां पर दिखाई दी। विनोद, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोविड के केसेस में कमी तो है, वो दिख रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं और ब्लैक फंगस के वजह से मौत भी हो रही है, ये चिंता वाली बात है। और मेडिसिन लोगों को मिल नहीं पा रही है ब्लैक फंगस की, यानी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का जो नया आंकड़ा है वो सामने आ गया है। 1,73,000 नए केस आए हैं 24 घंटे में, यानी कि आंकड़ा गिरा है। 24 घंटे में 1,73,000 नए केस आए हैं और 45 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम केस आए हैं। ये 45 दिनों का वक्त लग गया और 45 दिनों के बाद आज कोरोना के ये सबसे कम केस आए। 1,73,000 नए केस आए। 24 घंटे की बात करें 2,84,601 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो केसेस में अब गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि अब जो पीक था वो समाप्त हो गया और अब जो ढलान पर है ये कोरोना, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त जो अंतर है देख लीजिए आप। ठीक होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, 2,84,601, जबकि जो नए केस आए हैं 24 घंटे में वो 1,73,000। हालांकि अपने आप में ये आंकड़ा भी काफी है, बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा जहां केस आ रहे थे उसकी तुलना में ये आंकड़ा काफी कम है। और 45 दिनों के बाद ये सबसे कम केस है, 1,73,000 केस आए हैं। तो ये देश का कोरोना का इस वक्त का आंकड़ा एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। खबर रुड़की से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन होगा आज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। झबरेड़ा में ये कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है। तो रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन आज होना है और मदन कौशिक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शिरकत करें कार्यक्रम में, उद्घाटन करेंगे। झबरेड़ा में ये कोविड केयर सेंटर खोला गया है जिसका उद्घाटन होना है। विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए खबर पर। विनीत, कोविड केयर सेंटर डेडिकेटेड कितने बजे इसकी शुरुआत होने वाली है, कब तक पहुंचेंगे मदन कौशिक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से झबरेड़ा क्षेत्र में अब तक कोई भी कोविड केयर सेंटर नहीं खोला गया था, लेकिन जब झबरेड़ा विधायक देशराज चनवाले उनके अनुरोध पर जो है अब कोविड केयर सेंटर जो है खोला जा रहा है। और आज जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उद्घाटन करेंगे। तो करीबन जो है 12 बजे करीब जो है उद्घाटन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात होगी कि एक कोविड सेंटर झबरेड़ा क्षेत्र में भी खोला जा रहा है, क्योंकि अब तक जिस तरह से मरीजों को बेड की किल्लत हो रही थी तो शायद झबरेड़ा क्षेत्रवासियों को लिए भी काफी राहत भरी बात होगी कि झबरेड़ा क्षेत्र में जो एक कोविड सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। जी विनीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो करीब 12 बजे कोविड केयर सेंटर की शुरुआत होगी। इस हिस्से में कोविड केयर सेंटर था नहीं, लोगों को परेशानी हो रही थी, बेड्स की बड़ी समस्या और कोविड की वजह से दूसरी परेशानियां, लेकिन थोड़ी सी राहत तो मिलेगी लोगों को। कोविड वैक्सीन की किल्लत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया है। जून के पहले हफ्ते में प्रदेश को वैक्सीन की बड़ी खेप मिलने वाली है। गणेश जोशी का यह बयान की बड़ी खेप प्रदेश को मिलने वाली है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया से भी अब वैक्सीन लगेगी। ये एक बड़ी राहत की बात कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया से भी वैक्सीन लगेगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया जिसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है और उत्तराखंड के बड़े हिस्से में बड़ी आबादी अभी भी ऐसी रहती है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, इंटरनेट वहाँ पर है नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इंटरनेट अभी बहुत जगहों पर है नहीं। वैसे में वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे थे, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उससे भी वैक्सीनेशन होगा। जो देखिए हमारे पास जो 45 प्लस की वैक्सीन पर्याप्त है, लेकिन जो 18 to 44 की जो बात है वह 1 लाख इंजेक्शन पूरे प्रदेश के लिए मिले थे और फर्स्ट वीक में हमें पर्याप्त खेप मिलने वाली है और ये ऑनलाइन की जो बार बार दिक्कतें हमारे लोगों के सामने आ रही है वो भी समाप्त होगी। उसको ऑफलाइन में हम शुरू करेंगे और शीघ्र जो ये वैक्सीन सबको लगेगी। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुष यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया, जिसमें आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को अस्पताल में तब्दील करने में जिला प्रशासन की ओर से भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में पहली बार आयुष विश्वविद्यालय में कोविड अस्पताल की शुरुआत हो गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोरोना के मरीजों को इलाज की कमी ना हो। आज विश्वविद्यालय के इस चिकित्सालय को कोविड हॉस्पिटल के रूप में जिला प्रशासन ने भी मान्यता दी है और आज हम विधिवत रूप से इसको शुरू कर पाए और भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए आज हमारे प्रदेश ने भविष्य की किसी भी चुनौती को किसी भी महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में एक प्रयास हमारी सरकार का ये भी है। देहरादून में विधिरत सरकार कैबिनेट की बैठक के दरमियान 12 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में दोबारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति जताई है और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्ती कर दी है और इसके तहत कई इलाकों में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए खर्च करने को अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्रावधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए के कोविड के अगेंस्ट के कार्यों में। और दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयाँ और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया। रामनगर में पर्यटक वाइल्ड लाइफ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। रामनगर वन प्रभाग के टेढ़ा क्षेत्र के ग्रासलैंड के पास एक बाघ सड़क क्रॉस करना चाहता था, लेकिन तभी वहां एक दिल्ली नंबर की गाड़ी से कुछ पर्यटक पहुंचे और बाघ का वीडियो और फोटोग्राफी के चक्कर में काफी देर तक उसके पास ही रुके रहे, जिससे बाघ भी परेशान हुआ। हालांकि बाघ इन पर्यटकों पर हमला भी कर सकता था। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे छेड़छाड़ चल रही है। बड़कोट में एक शख्स ने मशरूम का उत्पादन करके न सिर्फ खुद के लिए रोजगार पैदा किया है, बल्कि वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए। बड़कोट के पौटी गांव के रहने वाले हीरालाल की मेहनत अब रंग लाने लगी है। कोरोना महामारी का शिकार हीरालाल ने मशरूम की खेती शुरू की थी। अब वो न सिर्फ खुद रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कई और बेरोजगार युवाओं के लिए भी नजीर पेश कर रहे हैं। जब मैं घर आया तो श्री अनूप थपलियाल जी उद्यान अधिकारी हमारे, तो उनके सहयोग से आज काफ़ी अच्छी खासी आमदनी यहाँ हो जाती है मेरी। उन्होंने मेरे को एक बारीक से बारीक चीज़ें बताई और पर डे अगर इनकम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1500-2000 के समथिंग इनकम हो जाती है। हीरालाल लॉकडाउन से पहले तक दिल्ली की किसी निजी कंपनी में नौकरी करते थे। लॉकडाउन के समय वो अपने घर लौट आए थे। इसी दौरान उन्होंने उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिसके जरिए अब वो बड़े आराम से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम में जो व्यक्ति बेरोजगार हो चुका था, जो किसी कारण से अपने रोजगार को छोड़ चुका था, उसके लिए बिल्कुल एक प्रकार से प्रत्यक्ष रोजगार, क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि अगर हम मशरूम लगा रहे हैं तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा और ये एक प्रकार से स्मार्ट वर्किंग है।
हीरालाल अब मशरूम के उत्पादन से हर दिन 2000 रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। कम समय में अच्छे उत्पादन से उनकी किस्मत चमक गई है। अब वो उन युवाओं को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। हमारे अपनी वही जो मिट्टी बजरी वगैरह जो बनाते हैं उसका तो प्रोसेसिंग के लिए वो डाला हमने, और ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा देख रेख करनी पड़ती है और इसमें आय का ये भी अच्छा है। पहाड़ों में रोजगार की कमी है, ऐसे में मशरूम की खेती युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।